नमस्कार, मेरा नाम दीपक यादव है और मैं यूनिवर्सल आईएएस नई दिल्ली का संस्थापक निदेशक हूँ। करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित खबरों का विश्लेषण किया है। आपको बताना चाहूँगा कि सिविल सेवा प्री परीक्षा में इन्वायरमेंट स्टडीज से संबंधित सवाल कम से कम 10 और कभी-कभी 15 से 20 तक आ जाते हैं। अब हम खबरों पे अगर रुख करें तो पिछले साल भूमि के रेगिस्तानीकरण के खिलाफ जो मुद्दा था उसमें भारत का काफ़ी महत्व था, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन या कहें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन 1994 की जो पास हुआ था, उसकी 14वीं कॉन्फ्रेंस 2019 में ग्रेटर नोएडा में हुई थी। जैसा कि आपको सब पता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में सभी देश जो उस कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता होते हैं आपस में मिलकर यह तय करते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है और कितना काम करना बाकी है। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने घोषित किया कि वह रेगिस्तानीकरण को रोकने के लिए भारत की एक लीडरशिप भूमिका को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि न्यूज में लिखा हुआ है, यूनाइटेड यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर टुडे सेड that we as a country make targets not under any global pressure but for our own country's real sustainable development. As in the past, India will play a leadership role and will lead by example in combating desertification. यानी खबर में बताया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने दावा किया कि उन्होंने जो भी रेगिस्तानीकरण को रोकने के लिए निर्णय लिए हैं वे सारे भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हैं, ना कि किसी वैश्विक दबाव में आकर लिए। आगे जो खबर में लिखा है, क्योंकि खबर अंग्रेजी में है, द यूनियन मिनिस्टर फर्दर हाईलाइटेड दैट विद अबाउट 30% ऑफ कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया बीइंग अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन, इंडिया हैज high stakes and stands strongly committed to the convention. Sri Javadekar said that various schemes have been launched by the government of India such as Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana PMFBY, Soil Health Card Scheme, Soil Health Management Scheme, Pradhan Mantri Krasi Sichai Yojana PKSY या पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम, ये सारी स्कीम लागू की गई हैं विच आर हेल्पिंग टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन। द यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो अनवेल्ड द लोगो ऑफ COP14 ऑन द ओकेजन। भूसरण या रेगिस्तानीकरण भारत की एक बड़ी समस्या है, जहां देश की 30% जमीन इस समस्या में बर्बाद हो रही है। इसलिए भारत का इस कन्वेंशन के साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का यह भी कहना है कि भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाकर यहाँ की जमीन को खराब होने से बचाने का प्रबंध किया है। ये प्रमुख योजनाएं हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम आदि। इन योजनाओं से खेती योग्य जमीन को बढ़ाया जा रहा है तथा भूमि के रेगिस्तानीकरण को या भूक्षरण को रोका जा रहा है। और इसी क्रम में 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन मनाया जाता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए रेगिस्तानीकरण को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने 17 जून को इस दिन का निर्धारण किया है। इसी मौके पर पर्यावरण मंत्री ने फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन यानी जंगल वाली जमीन को वापस जंगल में बदलना और इसके लिए लिया गया बॉन्ड चैलेंज को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन या FLR प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की है। इसके तहत हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, कर्नाटक में 3.5 साल तक काम किया जाएगा। अभी इन 5 प्रदेशों पर FLR प्रोडक्ट चलेगा और बॉन्ड चैलेंज को लागू किया जाएगा। बाद में सफल होने पर चरणबद्ध रूप से पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या IUCN के साथ मिलकर किया जा रहा है।
बॉन चैलेंज के बारे में आपने जो यूएनईपी का डॉक्यूमेंट है उसमें पढ़ा होगा कि बॉन चैलेंज विश्व भर की 150 मिलियन हेक्टेयर, कहें 1.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि को प्रदूषण तथा निर्वनीकरण से बचाकर उसे वापस कृषि योग्य बनाने व जंगल में बदलने के लिए लिया गया चैलेंज है, जिसे जर्मनी के वॉन शहर में लिया गया था। इसके तहत 2020 तक 150 हेक्टेयर और 2030 तक 350 हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य है, इसको बढ़ाया जाएगा। 2012 में भारत में भी बॉन चैलेंज को स्वीकार किया गया और भारत ने प्रतिज्ञा की कि 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर जमीन को बंजर होने से या निर्वनीकरण होने से बचाकर उसे वापस कृषि योग्य या जंगल में परिवर्तित किया जाएगा और 2030 तक और 8 मिलियन हेक्टेयर को इसी तरह बदला जाएगा। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, रियो समिट 1992 में 2 कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अडॉप्ट किया गया था और तीसरा कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन भी अडॉप्ट किया गया था। वैसे तो अडॉप्ट किया 1994 में, मगर 1992 में ही रियो सम्मेलन में फॉरेस्ट प्रिंसिपल यानी जंगलों को कैसे बचाना है इस बारे में जो सिद्धांत अपनाए गए थे उसके अनुसार ही इसे बनाया गया था। इसलिए इसे रियो कन्वेंशन के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि रियो में ही इसकी आधारशिला रखी गई थी। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एक ऐसा कानूनी रूप से वाद्य दस्तावेज है जिसमें पर्यावरण और विकास के मुद्दे को सीधे भूमि के मुद्दे से जोड़ा गया। 1994 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने घोषित किया कि 17 जून को वो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाएंगे और इसमें जनता के बीच में इस बात की जागरूकता पैदा करके उन देशों में यूएनसीसीडी को अच्छी तरह से लागू किया जाएगा। भारत ने 19 अगस्त 2019 से 14 सितंबर 2019 तक यूएनसीसीडी के 14वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ऑर्गेनाइजेशन भारत में ग्रेटर नोएडा में किया था। इसलिए भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही अभी है। इस सम्मेलन में विभिन्न सदस्य देशों ने अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जो भी काम किया है उसकी रिपोर्ट को सबमिट किया और उसकी रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई। इसी सीओपी में भारत ने चीन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की अध्यक्षता ग्रहण की थी। भारत 2021 तक अब इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अध्यक्ष बना रहे। अगली जो खबर है उसके बारे में अगर बात करें तो वो जीएम क्रॉप्स प्रतिबंध के बारे में है। जीएम क्रॉप्स के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे आगे के एक एपिसोड में। जीएम शब्द का निर्माण जेनेटिकली मॉडिफाइड से हुआ है। जेनेटिकली मॉडिफाइड शब्द का मतलब है किसी पौधे के डीएनए संरचना में बदलाव लाकर उसको विभिन्न रोगों से लड़ने वाले जीन का निर्माण करना, उसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम सीड्स और ऐसी फसल को कहते हैं जीएम क्रॉप। बीटी कॉटन या बैसिलस थुरिंजिनसिस कॉटन एक प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज है जिसे अमेरिका की मोनसेंटो कंपनी ने बनाया है। भारत में माइको और कई कंपनियां इस बीज की मार्केटिंग करती हैं क्योंकि केवल इसी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज को भारत सरकार ने भारत में बेचने की मान्यता दी है और उस मान्यता देने का सबसे प्रमुख जो काम है वो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का, जिसे जीईएसी भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण कमेटी है जिसके बारे में एक डॉक्यूमेंट में हमने पिछले पढ़ा था। इसका प्रमुख काम है डीएनए इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी उत्पाद हैं उनकी पूरी छानबीन करना और उसके बाद उनको भारत में बेचने के लिए अपनी सिफारिश देना। 2002 में जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने केवल बीटी कॉटन नामक जीएम सीड्स को एक कृषि उत्पाद के रूप में मान्यता दी है। बैसिलस थुरिंजिनसिस कॉटन या बीटी कॉटन में मुख्य भूमिका बैसिलस थुरिंजिनसिस नामक जीवाणु की है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कपास की खेती में मिट्टी में पाए जाने वाला ये बैक्टीरिया यानी बैसिलस थुरिंजिनसिस बीटी जिसे कहते हैं बहुत ही अधिक लाभदायक होता है क्योंकि कई प्रकार की बीमारियों से कपास को बचा लेता है। वैज्ञानिकों ने इस बैक्टीरिया के जीन को कॉटन के जीन में डालकर इस प्रकार की रक्षात्मक प्रणाली को सीधे कपास के पौधे में पहुंचा दिया, जिससे कपास की विभिन्न प्रकार के कीड़ों विशेष रूप से अमेरिकन बॉलवॉर्म से रक्षा हो जाती है। विश्व भर में और भारत के कपास उद्योग में
अमेरिकन बॉलवॉर्म से काफी हानि हो जाती है, क्योंकि केवल बीटी कॉटन को ही जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने मान्यता दी है। इसीलिए बाकी सारे जीएम क्रॉप्स की खेती भारत में बैन है। अन्य कई तरह के जीएम सीड्स बनाने वाली कंपनियां भी भारत सरकार से अप्रूवल लेने की कोशिश कर रही हैं, और भारत सरकार को यह जानकारी मिली है कि कुछ बीजों जैसे बीटी ब्रिंजल और एचटी कॉटन को महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश में खेतों में उगाया जा रहा है, जो कि कानूनन गलत है। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ने विभिन्न राज्यों को एडवाइजरी जारी की है कि वह निश्चित कदम उठाकर बीटी ब्रिंजल और एचटी कॉटन की खेती पर लगाम लगाएं और इस प्रकार के बीजों की रोकथाम करें। राज्य सरकारों ने जिला प्रशासन को सभी प्रकार के कानूनी कदम उठाने का निर्देश दिया है, जिससे कि इन अवैध जीएम क्रॉप्स के उत्पादन और उनके खरीद फरोख्त को रोका जा सके। असल में ऐसे जीएम सीड्स जिनको भारत सरकार की अनुमति नहीं मिली है, वह अवैध इसलिए होते हैं क्योंकि उनके खेती करने के क्या परिणाम होंगे अभी तक भारत सरकार को पता नहीं है। उन्हीं की खेती जो है, उनके करने के परिणामों का अध्ययन ही जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी करती है, और उसके बाद यदि कोई खतरनाक परिणाम नहीं दिखते तब उसके व्यवसायिक उपयोग की सिफारिश कर देती है। बाकी सब बीजों के बारे में ऐसे अध्ययन अभी चल रहे हैं, इसीलिए इनके सिफारिश अभी तक इनकी नहीं की गई है, और बिना इस कमेटी की सिफारिश के ऐसे बीजों की खरीद फरोख्त और उनका उत्पादन असल में अवैध ही माना जाए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो बना था, उसके अनुसार ऐसे जीएम क्रॉप्स के उत्पादन, उपयोग, आयात निर्यात और उनके स्टोरेज के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसे रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म रूल्स 1989 कहा जाता है। 1989 में बनाए गए इन नियमों के अनुसार हर एक जीएम क्रॉप के लिए जो भी आवेदन आता है, उसका केस टू केस बेसिस पर पूरी तरह से उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले, पर्यावरण पर पड़ने वाले, उसके खाने पीने से जो भी प्रभाव हो सकते हैं, उन सबका एक गहन और वैज्ञानिक अध्ययन दिशा निर्देशों, नियमावलियों और मानक ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाता है। 1989 के नियमों के अनुसार कई वैधानिक कमेटियां बनाई गई हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिकल मैनिपुलेशन और जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो इस तरह की सारी जांच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल का निर्माण किया है, जो कि इस तरह से हैं। कई गाइडलाइन बनाई है सरकार ने, इन विभागों ने और मंत्रालय ने। वो पहला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेफ्टी गाइडलाइन 1990, दूसरा है रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर रिसर्च इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स 1998, तीसरा है गाइडलाइंस फॉर द सेफ्टी असेसमेंट ऑफ फूड derived from genetically engineered plant 2008, चौथा जो दिशा निर्देश है उसका नाम है गाइडलाइंस फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स ऑफ रेगुलेटेड जेनेटिकली इंजीनियर्ड मींस जी प्लांट्स 2008, पांचवी जो नियमावली है उसका नाम है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स ऑफ रेगुलेटेड जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स 2008। जो छठी नियमावली है उसका नाम है प्रोटोकॉल फॉर फूड एंड फीड सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जी क्रॉप्स 2008, जी मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड। सातवीं जो नियमावली है उसका नाम है गाइडलाइंस एंड हैंडबुक फॉर इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटीज 2011, और आठवां जो नियमावली है उसका नाम है इन्वायरमेंटल रिस्क असेसमेंट ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स, ए गाइड फॉर स्टेक होल्डर्स 2016, और जो नमा नियमावली है उसका नाम है गाइडलाइंस फॉर द इन्वायरमेंटल रिस्क असेसमेंट ऑफ
जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट 2016। और 10वां जो दिशा निर्देश है वो है रिस्क एनालिसिस फ्रेमवर्क 2016। तो इतनी नियमावलियां हैं। अगले भाग में हम जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले भाग की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।